हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता। आ गई हूं विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन को क्लियरली समझने के लिए मैं चाहती हूं आप कुछ बेसिक टर्म समझ लें, जिससे कि रेस्पिरेशन को और इजी वे में आपको समझ आ सके। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़, देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसके लिए उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है। ठीक है, ये जो एनर्जी क्या होती है, यूज़ होती है। और ये एनर्जी क्या होती है, जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसमें स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है, ये इसमें स्टोर्ड हो जाती है। तो अगर हमें फिर से हम चाहते हैं कि वो एनर्जी हमें मिल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली क्या करना होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना होगा। जैसे हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसमें से जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, दूसरी टर्म है ऑक्सीडेशन। वैसे तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन समझाऊंगी। ठीक है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होता है हम कहते हैं वो कंपाउंड क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, यानी कि उसका रिडक्शन हो गया। और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा मैं कहूँगी उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि वो कंपाउंड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ओके। थर्ड है एटीपी। एटीपी को क्या कहा जाता है, करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एटीपी बेसिकली किसका बना होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल प्लस ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये जो ट्राई फॉस्फेट होता है इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, ये जो बॉन्ड होता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड रिलीज़ होता है तो इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और जब ये बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी सेल के लिए काम करता है, क्योंकि जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो वो इसके एटीपी के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी। और जब एनर्जी को स्टोर करना होगा तो वो एटीपी को फॉर्म करेगा। ठीक है, और उसमें जब वो फॉर्म करेगा तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी रेस्पिरेशन की तरफ से। तो रेस्पिरेशन it is an intracellular oxidation process in which complex organic substances are broken down into simpler substances with stepwise release of energy in the form of ATP, राइट। तो इसको समझने के लिए जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ये कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो आपने देखा ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, यानी कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है बेसिकली उसका मोटो क्या होता है, इस एनर्जी को प्रोड्यूस करना, जो कि किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, फिर एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। आप सोच रहे होंगे ये एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करानी है, तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है इसमें अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ब्रेक होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमें है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये एनर्जी की जब हमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो एनर्जी फॉर्म करने के लिए भी कोई प्रोसेस होना चाहिए। तो इस एनर्जी को फॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, स्मॉलर में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये आप देख रहे हैं
मैंने आपको बताया था कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ग्लूकोज का कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसमें काफ़ी बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो बॉन्ड्स ब्रेक करके रिमूव हुआ है। तो बॉन्ड्स जब ब्रेक हुआ है तो वो एनर्जी रिलीज़ हुई है, और जैसे ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है हम इसको ऐसे तो वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम स्टोर कर देते हैं एटीपी की फॉर्म में, ताकि जब सेल को अगर 1 एटीपी की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से एनर्जी ले ले। फिर किसी प्रोसेस में अगर 2 एटीपी की ज़रूरत पड़े तो ये इस एटीपी के बॉन्ड को ब्रेक करे और फिर यहाँ से ये एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सके। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस बेसिकली कहाँ पर होता है? सेल में होता है। सेल में भी कहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंड साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन में इंक्लूड 3 elements. The first one is external respiration, the second one is internal respiration and the third one is cellular respiration. ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन, द सेकेंड वन इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म क्या करता है, CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। ATP बोलें तो एनर्जी, राइट। तो ये जो प्रोसेस है यानी कि ये जो रिएक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्चुअल रेस्पिरेशन को ही क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, सेल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने के लिए, और हमारे प्रोडक्ट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाती है आउट ऑफ द सेल और कहाँ पे मूव करती है, ब्लड में, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से ब्लड में मूव करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, इसी को क्या बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं इंटरनल, इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये ब्लड क्या करता है, ये ब्लड लेकर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ लेकर जाएगा, लंग्स के पास लेकर जाएगा। ये लंग्स क्या करेगा, इसको थ्रू नोज आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव कर देगा। यहाँ से हमारा CO2 कहाँ निकल गया, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नली चला गया, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब बाहर क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी, अंदर, ठीक है। ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और हमारी बॉडी के साथ जो ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है इसको हमने क्या बोला, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर जो ये ब्लड के साथ, ब्लड में आ जाएगी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ मूव कर जाएगी, सेल में मूव कर जाएगी। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ब्लड एंड सेल के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। और फिर सेल में आके ये ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी किसको, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस देख लिया आपने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, जहाँ पे हमारा गैसेज एक्सचेंज हो रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, जहाँ पे हमारा गैसेज एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड सेल। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है हमारी विद इन द सेल, ठीक है। अब जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारी बात की जाए तो हम एडवांस ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास तो लंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो ये सारा प्रोसेस कैरी आउट कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक निमेटोड्स, इसमें क्या होता है, इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसमें गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो थ्रू बॉडी सरफेस, यानी बॉडी सरफेस के अक्रॉस ही हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये इनका बॉडी सरफेस होता है, यहीं से डायरेक्ट CO2 बाहर मूव करता है और यहीं से डायरेक्ट कार्बन ऑक्सीजन इनसाइड मूव करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फिनोमिना नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कोई भी सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा कहाँ पे, टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि लेट अस सपोज ये हमारा सेल है, ठीक है, इसके अंदर सेल में किसका अमाउंट ज़्यादा होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, आउटसाइड मूव कर जाएगा। और बाहर क्या है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो कहाँ पे मूव करेगी, लोअर कंसंट्रेशन में, यानी कि वो इनसाइड द सेल मूव कर जाएगी। ठीक है, अब बात करें इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स की, तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये थोड़े से एडवांस हैं कंपेयर टू निमेटोड्स। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ट्रकिया प्रेजेंट होता है। फिशेस की बात करें तो उनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये है डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर प्रोसेस जिससे कि क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की। अभी तक तो आपको समझ आ गई होगी कि सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, ये रिएक्शन जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन का किस लिए हो रहा है, इस एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये ग्लूकोज कहाँ से आया, तो इसके लिए समझते हैं। जैसे कि मैंने एक चपाती को खाया, ठीक है, ये चपाती किसकी बनी थी, कार्बोहाइड्रेट्स की। ये चपाती किसकी बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे हमारी बॉडी में, तो चपाती को हम च्यू करते हैं। ठीक है, वो किसके प्रोसेस जाती है, डाइजेशन में जाती है। डाइजेशन में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है इसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, वो क्या है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स किसका बना होता है, ग्लूकोज का। तो वो डाइजेशन में जाके क्या होता है, एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं ग्लूकोज में। आपने डाइजेशन में एक स्टेप पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन, जिसमें ये ग्लूकोज कहाँ चला जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये ग्लूकोज ब्लड में आ गया, ब्लड इसको कहाँ लेकर चला जाएगा, सेल के पास। ठीक है, तो ये सेल के पास से आ गया हमारा ग्लूकोज, और ऑक्सीजन का भी आपने प्रोसेस देखा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है और रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रीदिंग बेसिकली क्या है, गैसियस एक्सचेंज है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज है, उसमें क्या हो रहा था, बस क्या कहते, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव हो रहा था और ऑक्सीजन हमारा इनसाइड ऑफ द बॉडी आ रहा था। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, ये रिएक्शन जो कि सेल में हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ब्रीदिंग जो है वो पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन है, यानी कि एक स्टेप है रेस्पिरेशन में जिसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, बट ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा है अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर बात की जाए, अभी तक मैं जो बात कर रही थी रेस्पिरेशन की, उसमें हमने देखा हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो हम तो हायर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऐसे बहुत से लोअर ऑर्गेनिज्म है जहाँ इतनी ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के भी अपना रेस्पिरेशन कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है दो टाइप्स में डिवाइडेड। द फर्स्ट वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration, the respiration which takes place in the presence of oxygen। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट विल टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कैरी आउट हो जाएगा प्रोसेस, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट यानी कि कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज हमारा कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। और एनारोबिक की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है वो ईदर ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड में और इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि कंप्लीट ब्रेक डाउन कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर किसमें, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब
यहाँ पे बात करें, इट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी दैट इज़ 38 ATP, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑलमोस्ट 38 ATP प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो ही ATP प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट को देखें तो बोथ ग्लाइकोलिसिस क्रब साइकिल टेक प्लेस, ठीक है। ये मैं आपको आगे बता दूंगी, पर आप ये याद रखें ये एक स्टेप है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस भी होता है, क्रब साइकिल भी होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ क्या है, ओनली ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट, ठीक है, उसमें क्रब साइकिल नहीं होता है। अब हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, ये रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है और ATP फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में। अब आप ये देख सकते हैं लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का बना है, 3 कार्बन का बना है, यानी कि 6 कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 कार्बन में। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। और यहाँ पे हमारा 6 कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1 कार्बन में, यानी कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है, ठीक है। या तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा या फिर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। इथाइल अल्कोहल कितने का है, 2 कार्बन का है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये जो है हायर ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स, प्लांट्स, इसमें पाया जाता है। यानी कि हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गए, इनमें जो साइकिल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें हम हायर ऑर्गेनिज्म में भी प्रोड्यूस होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दैट इज़ हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ठीक है। उस वक्त क्या होता है, हमारे अंदर कौन सा साइकिल प्रोड्यूस होता है, एनारोबिक साइकिल प्रोड्यूस होता है। आई होप अब आपको ये टाइप्स क्लियर हो गई हैं। तो अब हम मूव करते हैं फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन है इसमें हमने ये तो हमें पता चल गया कि रेस्पिरेशन का मेन मोटो क्या है। रेस्पिरेशन का मेन मोटो है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। लेकिन ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 38 ATP हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये जो 38 ATP प्रोड्यूस होती है वो एक सिंगल स्टेप में नहीं प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस ATP को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं, स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप में कुछ अमाउंट ऑफ ATP रिलीज़ होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप में कुछ अमाउंट ऑफ ATP रिलीज़ होती है, थर्ड स्टेप में कुछ होती है। फिर जब ये टोटल जो एनर्जी काउंट करके कितनी बनती है, 38 ATP, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। वही स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलिसिस, द सेकेंड वन इज़ ऑक्सीडेटिव decarboxylation, the third one is Krebs cycle, it's decarboxylation. The third one is Krebs cycle and the fourth one is electron transport system, ठीक है। तो पहले बात करें ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, पायरुवेट में, ठीक है। और इस वक्त जो ATP प्रोड्यूस होती है वो होती है 2 ATP प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसमें जो ATP प्रोड्यूस होती है वो 2 ATP प्रोड्यूस होती है। अब ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट किस में चला जाता है, हमारे सेकेंड प्रोसेस में, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। वो एसिटिक एसिड जो फॉर्म होता है वो चला जाता है हमारे थर्ड स्टेप में, दैट इज़ क्रब साइकिल, ठीक है। अभी क्रब साइकिल में भी फर्दर रिएक्शंस होती हैं, वो एसिटिक एसिड फर्दर भी ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और फिर वो जो प्रोडक्ट वहाँ फॉर्म होता है वो कहाँ मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा यानी कि उस कंपाउंड का क्या होगा, एक्चुअल ऑक्सीडेशन होगा। और फिर यहाँ पे जो ATP प्रोड्यूस होगी वो कितनी, अप टू 36 ATP प्रोड्यूस होगी इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो ये 36 + 2 ATP कितना हो गया, 38 ATP हो गया। तो ये क्या है, डिफरेंट फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है,
ये वाला जो फेस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये वाला फेस ये एब्सेंट होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन की एक्चुअल ज़रूरत इस प्रोसेस में है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो एब्सेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये जो साइकिल है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये दो टाइप की होती है, द फर्स्ट वन इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, द सेकेंड वन इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, तो इसमें जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा प्लस CO2 फॉर्म होगा और ATP एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 2 ATP ही प्रोड्यूस होती है, इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। ये जो साइकिल है किस में अकर होता है, बैक्टीरिया में, यीस्ट में और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो हमारी फैक्ट्रीज़ में भी ये जो फर्मेंटेशन यूज़ करते हैं किसका फॉर्मेशन करने के लिए, इथाइल अल्कोहल। वो क्या करते हैं, ये जो बीवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है इस साइकिल का, ठीक है। तो वो क्या यूज़ करते हैं, वो क्या करेंगे, यीस्ट सेल्स को ले लेंगे और फैक्ट्रीज़ में क्या प्रोड्यूस कराएंगे, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड वन इज़ लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड में हमारा बेसिकली फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें भी देखो ये लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और इसमें ATP जो प्रोड्यूस होगी वो भी 2 ATP प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होता है, इसको कट कर देना, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होता है, इसमें हमारा सीधा लैक्टिक एसिड प्लस वाटर और एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो साइकिल है ये किस में प्रेजेंट होता है, ये साइकिल भी लोअर ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ह्यूमंस में भी ये साइकिल प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एक्सेसिव बिल्डअप, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा आप लोग एक्सेसिव रनिंग कर लें या फिर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लें जिम में, तो आपके मसल्स में क्रैम्प्स उठते हैं, राइट, पेन होता है मसल्स में, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इस लैक्टिक एसिड साइकिल की वजह से ही होता है। इसमें क्या होता है, जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सारे मसल्स को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिल पाती है, तो एक तरह से कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक तरह से ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, हमारे सेल्स जो हैं वो इस लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं और ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मसल्स में पेन होने लगती है। फिर हमें क्या करना होता है, हमें रेस्ट करनी होती है, हम रेस्ट करते हैं, फिर हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसकी वजह से दोबारा हमारा एरोबिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेशन जिसमें हमने पढ़ा, फेजेस पढ़े, टाइप्स पढ़े, ठीक है। और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसी मोर एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट बिगनर्स क्लासेस, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके साथ आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।